को धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछले वर्ष ही इस सदन के माननीय सदस्यों को ईआई में पारंगत बनाने के दिशा में एक प्रशिक्षण के कार्यक्रम को यहाँ पे प्रारंभ किया था और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आत्मनिर्भरता और ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में हम लोग तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ सरकार इसके लिए कार्य कर रही है और प्रदेश ने जो महत्वपूर्ण कार्य इसमें होने जा रहे हैं, खासतौर पर टेक युवा के लिए एक बड़ा जो कार्य सरकार करने जा रही है, खासतौर पर जिसमें एक बड़ा हमारे पास निवेश की संभावना विकसित होने जा रही है और उस दिशा में जो मैं यहाँ पर करना, आप यहाँ पूरे सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, वह है 25 लाख जो युवा हमारा होगा, उस युवा को AR, VR एंड XR आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। यानी AR ऑगमेंटेड रियलिटी में, यानी हकीकत में कुछ जोड़ना। ये आप अपनी दुनिया, आंखों से अपनी दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन एक चश्मे या फोन स्क्रीन के जरिए उस पर डिजिटल आधारित रास्ता है, नाम है या 3D मॉडल चिपका दी जाए तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आज देखने को मिलते हैं और वो चीज़ें हम लोग उसमें प्रशिक्षण देने के लिए एक नया क्षेत्र बना है जिसमें हम लोगों को स्मरण कर सकते, यानी इसमें उसमें उसका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा वर्चुअल रियलिटी VR, ये नए वे फील्ड हैं जिनके माध्यम से हमारा युवा प्रशिक्षित होकर के और उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको नई जॉब क्रिएट कर सकता है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं, आप जाते होंगे कहीं भी, आंखों पर एक बंद हेडफोन यानी हेडसेट होता है और उसमें असली दुनिया नहीं दिखती। आप पूरी तरह से एक कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया के अंदर होते हैं और उसमें जैसे कोई बुजुर्ग अपने घर में बैठा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक महत्वपूर्ण स्थल में उसको देखने का इच्छुक है, क्या स्थिति है, एक जगह में बैठ करके उसको देख सकता है। और ये वर्चुअल रियलिटी के बारे में ये ढेर सारे जॉब क्रिएट कर सकता है। सरकार इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने इस व्यवस्था के लिए की है। और XR यानी ये हकीकत और डिजिटल का मिलन, यानी AR से एक कदम आगे और इसके डिजिटल ऑब्जेक्टिव्स, इन सब को हवा में तैरते हुए नहीं बल्कि वास्तविक मेज पर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर के एक नए कार्यक्रम को लेकर के सरकार आगे बढ़ने जा रही है और ये बड़े, यानी टूरिज्म के सेक्टर में और अलग अलग सेक्टर में इसमें बहुत सारी संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और सरकार ने इस दिशा में एक नए कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और सरकार इसमें अपना पूरा सहयोग कर रही है। और इसको जो है बजट में भी हम लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश के बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने यहाँ की है। मैंने EI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात यहाँ पे कही है कि उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था है और भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में यू हब यानी प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और अब यूपी, यानी ये सभी चीज़ें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश इन सब के बाद ये चीज़ें अब बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके आगे बढ़ चुका है और काफ़ी चीज़ें उसके सामने देखने को मिल रही हैं कि आज जो बदली हुई तस्वीर है, इसलिए क्योंकि सरकार ने उस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मैंने यहाँ पर CM युवा के बारे में, यहाँ पहले ही मैंने आपको ODOP स्कीम के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया था।
अन्य तमाम स्कीम के बारे में जो जिनके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। और मैं आज इस सदन में एक बार और कहना चाहूँगा, जो सरकार ने बजट में प्रावधान किया है और वह है जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अंदर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम लोगों ने एक एम्प्लॉयमेंट जोन हर जनपद में स्थापित करने की बात कही है। एक ऐसा सेंटर होगा जो एक ही छत के नीचे, चाहे वह कोई भी किसी भी प्रकार का नौजवान आता है, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करना, उसके लिए उसके अनुरूप कार्य को भी उपलब्ध करवाने की तैयारी करना। और इसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जोन के अंदर हमारा लगभग 50 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। और इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि प्रयास होना चाहिए कि 100 एकड़ लैंड जनपद के पास, बहुत जनपद मुख्यालय से बहुत दूरी ना हो, लेकिन वहां पर होती है। तो हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना करने के लिए किया है, जिसमें एक छत के नीचे सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग चीजें अलग अलग जगह हो रही हैं। कहीं पहले सेवा योजन कार्यालय होता था, वहां से सेवा योजन नहीं होता था, केवल एक उसके रूप में बना रहता था। उद्योग का कार्यालय जिले के अंदर होता था, लेकिन कोई वहां एक्टिविटीज नहीं होती थी। अब ये सारी एक्टिविटीज एक छत के नीचे हम प्रारंभ कर देंगे, निवेश से लेकर के और उसको जॉब देने तक, उसके यानी स्किल डेवलपमेंट से लेकर के उसको वहां पे एम्प्लॉयमेंट देने तक, ये सब कुछ एक जिले के अंदर होगा। और उत्तर प्रदेश यानी उसी जोन में हम लोग सभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी उपलब्ध कराएंगे, टेस्टिंग लैब भी उपलब्ध करा देंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले और डिजाइन सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र, ये सब कुछ उसके अंदर ही, उसी जोन के अंदर हम उपलब्ध करवाएंगे। एक बड़ा सेंटर बनेगा जो यूपी को एक नई पहचान उपलब्ध करवा सकता है। और एक नई स्कीम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, वह है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के लिए, एक जनपद एक व्यंजन। उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में काफी प्रगतिशील रहा है और उत्तर प्रदेश ने काफी यहाँ पे प्रगति भी की है। और हमारे यहाँ हर जनपद के अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट रहा है। कौन नहीं जानता है, बचपन से हम लोग जानते रहे हैं कि मेरठ की रेवड़ी और गजक के बारे में, हाथरस की हींग के बारे में, हापुड़ के पापड़ के बारे में, इलाहाबाद के अमरूद के बारे में, बलिया के हलवा के बारे में, यानी ये सभी जौनपुर की इमरती, हाँ आपने कभी खिलाया ही नहीं तो क्या कैसे कोई बोले। आप खा खा करके स्वयं मोटा गए, लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। संकल्प ले लिया है आपने, कहा था आर्य समाजी, देखिए आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। लेकिन अब इस कुजीन के लिए सरकार ने ओडीओपी की तर्ज पर उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान रखना है, पैकेजिंग को भी, ब्रांडिंग को भी और मार्केटिंग को भी, और उनके प्रशिक्षण को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था की है। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है, महिला उद्यमिता सशक्तिकरण के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी, उसमें पहले से हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। महोदय, ये अर्बनाइजेशन के बारे में भी हम पहले से, मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था, नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की आबादी, और हम लोगों ने बजट में इसके लिए व्यवस्था की है कि अगले 5 वर्ष में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। 100 नई टाउनशिप प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसको स्थापित करेंगे। हम लोगों ने अभी हाल ही में 114 टाउनशिप के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए हैं, जिनमें तेजी के साथ गरीबों के लिए भी और हर तबके के लिए आवास के निर्माण हो रहे हैं, और उसके लिए जगह जगह लैंड बैंक बनाने की कार्रवाई भी
तेजी के साथ आगे बढ़ी है। भारत सरकार की जो कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घोषणा है, अब तक होता क्या था, एक गरीब छोटा सा मकान बनाता था तो लोग जाके उसको परेशान करते थे। हम लोगों ने तय किया है कि 100 वर्ग मीटर तक आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक भूखंड पर केवल पंजीकरण करने की आवश्यकता, उसको नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना केवल पंजीकरण कराए और घोषणा करें कि इससे ज्यादा नहीं है, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान करेगा तो कार्रवाई होगी। 500 वर्ग मीटर आवासीय और 200 वर्ग मीटर वाणिज्यिक तक स्वतः मानचित्र अनुमोदन की व्यवस्था भी की गई है। यानी ये सारी चीजें अब ऑनलाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इन सब प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अंदर नए रोजगार की सृजन किस रूप में होंगे, उद्योग लगाने में, होटल बनाने में, चिकित्सालय बनाने में और सेवा क्षेत्र में तमाम प्रकार के निवेश इसके माध्यम से प्रारंभ होंगे। और लखनऊ में मेट्रो फेज 4 बाग से बसंत कुंज तक के लिए भी 1268 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी परसों देश की पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। मैंने अभी परसों भी कहा था यहाँ पे इस सदन में, राज्यपाल जी के भाषण का जवाब देते समय मैंने कहा था, मेरठ से दिल्ली की दूरी तय करने में आपके समय में कितना समय लगता था। घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे और पहली बार हुआ भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच कुल 40 से 45 मिनट में रैपिड ट्रेन, नमो भारत ट्रेन के रूप में दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी परसों 22 को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और इसमें यही नहीं होगा, इसके साथ साथ मेरठ के अंदर 2 कॉरिडोर इसके बनने जा रहे हैं। इसमें एक जहां पे ये नमो भारत ट्रेन चलेगी, एक में मेट्रो का भी होना है संचालन। यानी उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य है और एक और शहर हमारा मेरठ इसमें बढ़ गया है और वह ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। और दूसरा, लखनऊ में हम लोग एक एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना, 10,000 लोग एक साथ एक जगह में एक कन्वेंशन सेंटर में कोई कार्यक्रम कर सके, यह व्यवस्था भी हम लोगों ने लखनऊ में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी है और वो पैसा भी हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं और इस बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया है। मैंने यहाँ पे सिटी जो आपका जो है स्टेट कैपिटल रीजन और उसके बारे में सिटी इकोनॉमिक रीजन के बारे में चर्चा की है, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। प्रदेश ने अन्य क्षेत्रों में भी जो कार्य किए हैं, खासतौर पर प्रदेश के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में, जिसमें हमारे औद्योगिक निवेश के कार्य को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी के माध्यम से, जो हमारी यूपी की सेक्टोरल पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं और लैंड बैंक है, आज उसका परिणाम है कि राज्य बीमारू राज्य के माध्यम से उभर करके अब भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है और मजबूती के साथ यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग हमने क्लस्टर तैयार किए हैं। अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे, इससे पहले होता क्या था, एक्सप्रेस वे बना दिया और बाकी उस भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था। अब हम लोग इन सब में भी उसके किनारे भी कुछ क्लस्टर डेवलप करने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेस वे के किनारे 27 ऐसे इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलप करने की कार्रवाई की है, जिसके माध्यम से 12,500 एकड़ लैंड बैंक का एक लैंड बैंक वहां पर तैयार हो रहा है, जहां पे
नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे और एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को वहाँ पे उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश भर में, आपने कहा कि केवल निवेश गौतम बुद्ध नगर में या अन्य बड़े जनपदों में हो रहा है, छोटे, हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था उसमें सभी 75 जनपदों में निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और हमारी पॉलिसी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई करना चाहेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उसको ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं, बुंदेलखंड में करना चाहेगा ज़्यादा इंसेंटिव हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। और लोग आ रहे हैं, आज के दिन पे हर एक जनपद में लोग इस निवेश के लिए करते हैं और